Today once again a new topic that is मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स 11th क्लास का फिजिक्स, जिसमें से हम लोग 7th चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो भी कोई रिजिड बॉडी है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर जो एक्सटर्नल फोर्स, जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो उसका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि यार टोटल जो टॉर्क होगा किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी में, वो टोटल टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या इसको अदर वे में भी कह सकते हैं कि द लीनियर मोमेंटम as well as the angular momentum of a system of particles or a rigid body do not change। यानी कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा या रिमेन्स द सेम। अगर सेम रहेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वो जब कोई मोमेंटम चेंज होगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियली जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम और फाइनल भी सेम रह गया। दैट मीन्स कि कोई चेंज नहीं आया, तो हम लोग यह इसको किसको ये कह सकते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम लोग वही टर्म डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। इसके बाद से फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारे टॉपिक। That is equilibrium of a rigid body। यह रिजिड बॉडी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम लिखेंगे। तो when the linear momentum and the angular momentum of a rigid body or system of particles do not change, then it is called the mechanical equilibrium। तो जब कोई लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम अगर किसी रिजिड बॉडी के या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर चेंज नहीं होता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। दैट मीन्स कि लीनियर मोमेंट या दैट इज नेट फोर्स इज जीरो। और इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज जो जितने भी फोर्सेस लगेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, ये जितने भी फोर्सेस लगेंगे इन सारे फोर्सेस का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे समेशन में लिख सकते हैं Fi क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑल्सो टोटल या नेट मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टोटल या नॉट नेट टॉर्क, दैट इज τ1 τ2 τ3 प्लस टोटल τn इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो गया। तो नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, समेशन में τi इज व्हाट, जीरो। अगर ये टॉर्क या फिर ये फोर्स भी नेट फोर्स या नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भी कह सकते हैं कि जो रिजिड बॉडी है वो क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं रोड। नाउ लेट्स कंसीडर अ रोड, यूनिफॉर्म रोड।
यहाँ पे मिड पॉइंट O है और यहाँ से आकर डिस्टेंस मान लेते हैं A, मिड वे में, और यहाँ से आता है डिस्टेंस A, और इसमें इक्वल फोर्सेस लगता है जैसे F, और यहाँ भी फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स ये दोनों, इसके कारण क्या रोटेशन इधर हो रहा है और इसके कारण रोटेशन इधर हो रहा है। दैट मीन्स दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टॉर्क टाउ इक्वल टू व्हाट, F इंटू A क्रॉस F। ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है, तो F क्रॉस तो क्या हो जाएगा, इधर रोटेशन हो जाएगा और इसके कारण रोटेशन क्या इधर हो जाएगा। तो ये टाउ वन लिख सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड F हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड टाउ टू जो हो जाएगा उसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F इंटू A हो जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज येट मोमेंट ऑफ फोर्स, या कह सकते हैं टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो क्या है, टॉर्क का डायरेक्शन ड्यू टू दिस फोर्स टेंड्स टू रोटेट this rod towards clockwise direction, but this force tends to rotate the rod towards anti-clockwise direction, and hence the rod, this is a rod, this rod is in mechanical equilibrium, तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ गया क्योंकि नेट जो मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये क्या बनाता है, कपल बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, कपल बनाता है। कपल क्या होता है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस करते हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोल सकते हैं, टॉर्क बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड ऑल्सो टॉर्क, एंड टॉर्क हैज टेंडेंसी टू रोटेट a body or system of particles। तो किसी बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को रोटेट करने का टेंडेंसी होता है, दैट इज कॉल्ड कपल और टॉर्क। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, next topic is principle of moments। The principle of moments, let's consider a rigid rod of uniform cross section, there is a point here and two forces, suppose F1 and at this end F2 forces, and this is the axis of rotation, this is the axis of rotation। here इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या हो जाएगा, इधर पास करेगा नॉर्मल टू द प्लेन, ये या बोल नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन, ये एक्सिस पास करेगा, इस तरह दिखा रहे हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड टू दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन is d1, and from right hand to this point, this is distance d2. When force is applied, then this rod, ये जो rod है, will rotate about an axis passing through this, इस एक एक्सिस, इस एक्सिस के बाद क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, या तो इधर रोटेट कर सकता है या इधर रोटेट कर सकता है। अगर ये दोनों टॉर्क इक्वल है, that means torque due to this force and torque due to this force, अगर दोनों torque equal है then there is no rotation, that means it is in rotational equilibrium, ये rotational equilibrium में आ जाएगा। तो ये रोड जो है, ये रोड कहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग टॉर्क निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जैसे कि F1 F2, दैट इज वर्टिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि नो वर्टिकल मोशन, कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है। जब कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो ये जो फोर्स F1 F2 लग रहा है, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा n, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n माइनस F1 माइनस F2 इक्वल क्या होगा, 0, दैट इज
एन इक्वल क्या आ जाएगा F1 प्लस F2 आ जाएगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। ऑल्सो देयर इज नो rotation, that is also for no rotation, तो कोई रोटेशन नहीं है, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो नेट टॉर्क दैट इज ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है क्लॉकवाइज टॉर्क। तो टॉर्क एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क तो ये हो जाएगा दैट इज F2 इंटू D2 हो जाएगा, दैट इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस एक्सिस के अबाउट जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो जो D2 विच इज इक्वल टू F1 इंटू D1, दैट इज दिस फोर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव द टॉर्क, एंड द टॉर्क इन दिस केस इज इक्वल, एंड हियर F1 by F2 equal D2 by D1, and this is called mechanical advantage. In short, it is MA. तो ये रेशियो जो होता है F1 by F2, F1 को क्या बोलेंगे F1, and ये जो हो गया F1, where F1 is what? Where F1 is load and D1 is what? Load arm. While F2 is what? F2 is effort and D2 is what? D2 is effort arm. तो इस तरह से क्या हो जाएगा? That is effort arm to the load arm is equal to mechanical advantage. क्या कह सकते हैं? Load by effort is the mechanical advantage. तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स था, मोमेंट यानी कि ये जो टॉर्क था क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये क्या हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम ही होता है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्वियसली अ पॉइंट where the gravitational torque on the system of particles or rigid body is zero. ये जीरो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट मीन्स डेफिनेशन बाय डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। इट इज अ पॉइंट वेयर द टोटल ग्रेविटेशनल torque on a rigid body or system of particles. Rigid body is zero. वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये क्या होगा, कैसे होगा? तो कोई भी इरेगुलर शेप का हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, एंड we have experienced in balancing the notebook by the with the help of finger or with the help of tip of the pen, and there is a point on the notebook where the notebook is balanced. That means there is no any tilt. That means the torque due to gravitational torque, जो यहाँ पे ये नोटबुक का क्या है, ढेर सारा पार्टिकल्स हो गया M1 M2, तो यहाँ एक पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा जहाँ पे इसका
mg, दैट इज मास ऑफ द नोटबुक इनटू सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो पास होगा यहाँ से, दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट थ्रू विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल पास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, उससे पास होगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पॉइंट से पास हो गया। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट नेट टॉर्क जो हो जाएगा, दैट इज m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, m3 है, m4 है। तो ये यहाँ के इस पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस होगा, ये अलग अलग डिस्टेंस होगा। तो m1 के कारण जो टॉर्क होगा, m2 के कारण जो टॉर्क होगा क्लॉकवाइज, फिर m3 के कारण जो टॉर्क होगा, m4 के कारण जो टॉर्क होगा, तो ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कारण जो टॉर्क होगा, टोटल टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टोटल टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दैट मीन्स कि जितना टॉर्क इस डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जितना ही टॉर्क क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो ये क्या होगा, नोटबुक जो होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी है वो ना इधर मूव करेगा ना इधर, दैट मीन्स इधर ना रोटेट होगा ना इधर रोटेट होगा। तो क्या ये बैलेंस रहेगा। दैट मीन्स देयर इज अ पॉइंट वेयर द टोटल टॉर्क इज जीरो ऑन द बॉडी। ये इस बॉडी पे टोटल टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क जैसे है टाउ आई पार्टिकल का कंसीडर कर सकते हैं, टॉर्क आई पार्टिकल का टाउ आई, और ये टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आ जाता है आर आई क्रॉस एफ आई, ये इस तरह ले सकते हैं। Therefore, the sum of the torque due to system of particles I equal to 1 to n, ये क्या है, समेशन यूज करेंगे आर आई क्रॉस एफ आई, इसका समेशन हो जाएगा तो क्या होगा, टोटल टॉर्क आ जाएगा, ये टोटल टॉर्क हो जाएगा। आई पार्टिकल के कारण टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, इस तरह जो टॉर्क होगा वो टॉर्क एड अप होता चला जाएगा। ये टॉर्क ड्यू टू क्या हो जाएगा, जीरो ग्रेविटी। और ये टॉर्क जो हो जाता है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीजी जो होता है वो अगर ये इसके पॉइंट यानी कि अगर ये रेगुलर शेप रहेगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है स्फीयर है, अगर ये स्फीयर है, अगर ये स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहाँ पे, बिकॉज थ्रू द ज्योमेट्रिकल सेंटर दैट इज थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल पास, और एट दिस पॉइंट द टोटल टॉर्क इज जीरो। टोटल टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल टॉर्क क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब सारा टॉपिक था, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंपल एक पॉइंट होता है जहां से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल पास, और यह टोटल जो टॉर्क होगा अबाउट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट जो टोटल टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो पॉइंट जो होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सीजी कहेंगे। तो ये टॉपिक कैसा लगा जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसके बाद से काइनेटिक एनर्जी, फिर टॉर्क का हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये सारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।